जय हिंद। मैं स्मिता कुमारी क्रिएटिव चीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। बच्चों, बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों की मांग भी थी और आप इसे क्लास 9th और 11th के ज्योग्राफी बुक में देख भी सकते हैं। गंगा नदी तंत्र को जानने से पहले आप जानिएगा अपवाह, अपवाह तंत्र और भारत में अपवाह तंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले आप जानिए अपवाह। अपवाह किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप नदी नाले तो देखे ही होंगे, उसमें जो हम आपको ये डायग्राम बना के बताते हैं। जैसे देखिए, ये जैसे नदी है या नाले हैं जो अतिरिक्त जल को बहा कर ले जाते हैं, उसे ही अपवाह कहते हैं। आप वो अपवाह मत समझ जाइएगा जो हम गलत न्यूज़ फैलाते हैं या झूठी बातों को फैलाते हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, जिसे र्यूमर भी कहते हैं। हम ये बात कर रहे हैं, ये जो है जो अतिरिक्त जल को बहा के ले जाते हैं, चाहे नाली के माध्यम से हो या नदी के माध्यम से हो। और इस अपवाह को बहाने में बहुत सारी नदियां जो है हेल्प करती है, जिसे सहायक नदी कहते हैं। और सहायक नदी की भी बहुत सारी नदी हेल्प करती है, जिसे उप सहायक नदी कहते हैं। जैसे देखिए, ये जैसे मान लीजिए कोई मुख्य नदी है और इसमें भी बहुत सारी सहायक नदी आके मिल रही है, दाईं ओर से भी बाईं ओर से भी इस तरह से मिल रही है। और इस सहायक नदी के से भी बहुत सारी जो सहायक नदी मिलती है, जिसे उप सहायक नदी बोलते हैं, ये इस तरह से तो ये क्या हो गया, एक जाल सा फैल गया। तो इसी जाल को हम कहते हैं अपवाह तंत्र, जिसे इंग्लिश में ड्रैगन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम यानी जिसमें इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, यानी कहीं से जल आ रहा है और कहीं जाके फिर जल विलय हो रहा है। जैसे ये मुख्य नदी, आप इस बात को याद रख लीजिएगा, मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, ये मिलकर बनता है अपवाह तंत्र। तो आप समझ गए होंगे कि अपवाह किसे कहते हैं और अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा जो मुख्य नदी के जो सहायक नदी होता है, ये जो सारे जाल हैं, इसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। अब आप जानिएगा कि भारत में अपवाह तंत्र के प्रकार। देखिए बेटा, क्या है कि भारत में मुख्य रूप से जो नदी है उसका जो जल है वो दो जगह से लिया जाता है मुख्य रूप से, और दो जगह से वो विसर्जित भी होता है। तो उस आधार पे यानी विसर्जन के आधार पे यानी विलय के आधार पे हम ये क्या कहता है, नदी को दो भागों में बांटते हैं। और फिर जल ग्रहण, जिसको हम लोग कहते हैं उद्गम स्थल, उसके आधार पे भी हम जल को दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए विसर्जन यानी विलय। विलय के हिसाब से क्या होता है, विलय के आधार पे भारतीय जो मुख्य नदी है वो या तो अरब सागर में जाके गिरती है या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मुख्य नदियाँ जैसे देखिए, अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है मुख्य रूप से वो अपना 23% जल देती है, और जो बंगाल की खाड़ी में भारत की मुख्य नदियाँ गिरती है उसका जल विलय होने का 77% है। अब हम जानेंगे जल ग्रहण यानी उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार पे भी भारतीय नदी को दो भाग में बांटा गया है, जैसे जो हिमालयी अपवाह तंत्र हुआ और फिर हो गया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। आगे की वीडियो में मैं बनाती रहूँगी इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि हिमालयी जो अपवाह तंत्र है उसमें मुख्य जो नदी है वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु के बारे में मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं आपको मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाऊँगी, और अगर आपको पसंद आया तो मैं आगे के वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी बताऊँगी। प्रायद्वीपीय नदी जो होता है वो दक्षिण भारत में बहने वाली मुख्य नदी है, और ये दोनों नदी का जल या तो अरब सागर में गिरता है या बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। सबसे पहले अब आप जानिए, गंगा नदी तंत्र को जानने से पहले हिमालयी नदी की कुछ विशेषताएं। देखो बेटा, हिमालय नदी जो है वो 12 मासी है, यानी जिसमें सालों भर जल रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि वो हिमालय से आती है, पर्वतीय क्षेत्र से आती है, तो उसमें हिमनद जो पिघलता है उसका भी जल इसको मिलता है, एक कारण हो गया। दूसरी क्या, वो पर्वतीय क्षेत्र से जब आती है तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रहती है, बस इस तरह से वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है। लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो उसका आकार सर्प के जैसा हो जाता है। तो आप समझें कि हिमालयी नदियाँ जो है वो जब पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रहती है, और मैदानी क्षेत्र में आके उसका आकार कैसा हो जाता है, सांप के जैसा हो जाता है, सर्पीली। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नदियाँ अपना रास्ता भी बदल लेती हैं।
जैसे आप जानते होंगे बिहार का कोसी नदी, बिहार का कोसी नदी ना सिर्फ बिहार का ही बल्कि भारत का भी शोक नदी कहा जाता है। अपना रास्ता बदलने के लिए सबसे ज़्यादा कुख्यात है। और आप ये भी जानेंगे आगे, मैं जब चर्चा करूँगी गंगा नदी तंत्र का तो मैं बताऊँगी कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है। उसके अब तो आप जान गए हिमालय नदी की कुछ विशेषता कि यह 12मासी है, और दूसरी आप ये जाने कि अपने रास्ता बदलने के लिए भी प्रचलित है। ऊपर से जब वो पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी रहती है और मैदानी क्षेत्रों में आकर उसका आकार सर्पिल जैसा हो जाता है। दूसरा आप जानिएगा कि गंगा नदी की कुछ विशेषताएँ। देखिए, ऐसे तो हर नदी की अपनी कुछ बहुत सारी विशेषताएं होती है, पर गंगा नदी की भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी धार्मिक स्तर से भी देखा जाए तो इसे माँ, मैया, देवी कह के बुलाते हैं। एक गाना भी आप सुनते होंगे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भारत में गंगा नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसकी लंबाई भारत में सबसे ज़्यादा है। जैसे इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। दूसरा आप ये जानिएगा कि जो बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया होती है वो गंगा जल में यानी गंगा की नदी में स्वतः समाप्त करने वाला क्षमता भी है। तीसरा बात ये आप जानिए कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल चुका है। अब ये आप जानिए कि ये कौन कौन सा देश में बहती है। तो बेटा गंगा नदी तंत्र जो है वो 2 देशों में बहती है, एक तो वो भारत है और दूसरा बांग्लादेश। दूसरी बात आप ये जानिए कि भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बोर्ड छोटा है तो मैं आपको बारी बारी से डायग्राम के माध्यम से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बारे में बताऊंगी। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ गंगा नदी तंत्र की कहानी। तो आप जाने हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में, फिर जाने गंगा नदी की कुछ विशेषताएं, और अब आप जानिएगा गंगा नदी का शुरुआत कहाँ से होता है। एकदम धैर्य बना के वीडियो को देखिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो जो गंगा की शुरुआत होती है, गंगा नदी का जो मुख्य धारा की जो शुरुआत होती है वो उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर का क्षेत्रफल पर गंगा फैला हुआ है, गंगा नदी फैली हुई है। आप देखिए, आप इस डायग्राम को बहुत ही गौर से देखिएगा, और मैं इसका नोट्स भी बना रखी हूँ PDF के रूप में, मैं डाल भी दूँगी अगर आपको पसंद आएगा तो। देखिए, अब आप जानिएगा पहले ग्लेशियर के बारे में। ये देखिए, ये है सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ग्लेशियर जो पहाड़ या पर्वत पे जो बर्फ़ का चादर ढका हुआ रहता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो देखिए, ये है सतोपंथ ग्लेशियर और ये है कामेत ग्लेशियर। पहले इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा, और दोनों को जो ये संगम होता है और यहाँ से जो मुख्य नदी निकलती है उस नदी का ही नाम है अलकनंदा। सारी कहानी अलकनंदा और भागीरथी का ही है, आप पूरे गौर से देखिएगा। तो आप समझ गए, सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा, और दोनों के जो संगम होते हैं और यहाँ से जो मुख्य नदी निकल रही है उसे ही कहते हैं अलकनंदा। अब देखिए बेटा, अभी हम आपको 5 प्रयाग के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म में भी 5 महत्वपूर्ण और पवित्र प्रयाग माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये जो मिलते हैं यहाँ पे इस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। नंबर 1 विष्णु प्रयाग, दूसरा है आपको नंद प्रयाग, तीसरा है रुद्र प्रयाग, चौथा है कर्ण प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। बारी बारी से समझेंगे। पहले आप ये जान लीजिएगा, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं सिंधु नदी तंत्र में कि जिधर से नदी का उद्गम स्थल होता है यानी जल ग्रहण होता है, तो उधर अगर हम मुख करके खड़े हो जाएंगे तो इधर से आने वाली नदी जो होगी वो बाई नदी होगी और इधर से आने वाली जो नदी होगी वो दाई नदी होगी। तो आप ये देख लीजिए कि एक ही प्रयाग जो है वो नहीं, एक प्रयाग नहीं, 2 प्रयाग, एक भागीरथी भी, ये 2 प्रयाग जो है वो दाई ओर से आने वाली नदी से बनता है। अब आप देखिए, ये है नंदाकिनी नदी, ये आके फिर अलकनंदा से मिल जाती है, तो इस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। पूरे महाभारत को दिमाग में रख लीजिए, इसमें नंद भी है, विष्णु है, कर्ण भी हैं, आप देख रहे हैं, और फिर विष्णु भगवान देव भी हैं, देव प्रयाग।
तो आप देखिए नंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उस संगम को क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। अब आप इधर से देखिए, इधर से मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है। आप केदारनाथ देखे हैं ना मूवी, और केदारनाथ धर्म स्थान के बारे में भी जानते होंगे। यही केदारनाथ जहाँ 2013 में विनाशकारी भूकंप आया था, उत्तराखंड में है, जो बादल के फटने से आया था। बहुत सारे गांव और शहर इस विनाशकारी भूकंप से तबाह हो गए थे। वही केदारनाथ मंदिर यही चौराबाड़ी और मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। यही मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जब मिलती है तो इस संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और देखो बेटा, हम इसको ऐसे याद किए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना डाकनी, पर पता नहीं क्यों हम मन में रखे हुए इसको डाकनी। और डाकनी का रूप कैसा होगा, रुद्र ही होगा ना, तो रुद्रप्रयाग। उसके बाद आइए आप फिर इधर से बाईं ओर से जो नदी आ रही है पिंडार नदी और कर्णगंगा, इसे या कर्णगंगा, पिंडार नदी भी कहते हैं या कर्णगंगा भी कहते हैं। वो जब अलकनंदा से मिलती है तो उस संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। अब आप समझ रहे हैं, आपको क्या बताएं, फिर से हम शुरू से आपको रिवाइज करवाते हैं कि जो सतोपंथ ग्लेशियर और कामेत ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों के संगम को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और यहाँ से जो मुख्य नदी निकलती है उसे ही कहते हैं अलकनंदा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहीं पे है बद्रीनाथ। हिंदू धर्म में 4 है ना मुख्य धाम है, उसमें से बद्रीनाथ भी एक प्रमुख धाम है। बद्रीनाथ ये बहुत ही प्रमुख धाम है। हिंदू में ऐसा मान्यता है कि अपने पूरे जीवन काल में इस चारों धाम का है ना वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का यात्रा कर लेना चाहिए। तो वही है ये बद्रीनाथ, यहीं पे है बेटा। और फिर वहाँ से जब ये अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है तो ऐसे इस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। फिर ये मंदाकिनी नदी से नहीं सॉरी हाँ ठीक है, नंदाकिनी नदी से नंद प्रयाग, फिर मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग, और फिर पिंडार नदी या कर्णगंगा से जो मिलती है तो कर्णप्रयाग। और अब जाके ये अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी से, तो इसी स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। ये भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं गोमुख, और गोमुख से जो मुख्य धारा निकलती है इस नदी का नाम है भागीरथी। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। अभी तक हम उत्तराखंड में ही है, और ये देवप्रयाग फिर यहाँ से ये गंगा के नाम से चलती है। ठीक है बेटा, तो कहाँ पे गंगा नाम पड़ा, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से फिर ऋषिकेश। और आप ये भी जानिएगा कि हरिद्वार ये आई है अभी तक पर्वतीय क्षेत्र से, लेकिन अब ये मैदान में प्रवेश करती है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आई होप आप उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र के डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेंगे। और अब आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तंत्र के डायग्राम के माध्यम से। आप उत्तराखंड में देख लिए गंगा नदी की सहायक नदी और उसके क्षेत्रफल को, और अब आप जानिएगा उत्तर प्रदेश में। तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 1450 किलोमीटर। और 2 नदियाँ जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन आके वो यूपी में मिलती है। देखिए ये है गंगा नदी, मुख्य नदी ये है गंगा नदी, और इससे रामगंगा ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन आके ये कन्नौज में उत्तर प्रदेश में मिलती है। कन्नौज जिसे आप क्लास 7 के इतिहास बुक में पढ़िएगा, त्रिपक्षीय युद्ध के लिए, आप इतिहास से भी रिलेट करिए, त्रिपक्षीय युद्ध के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे धनी शहर था। तो इसमें त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था, यानी राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार संघर्ष कर रहे थे कन्नौज को जीतने के लिए। अब आप समझ गए, इतिहास से अगर रिलेट करके या और भी विषय से अगर आप रिलेट करके पढ़िएगा तो आपका जीके भी बहुत मजबूत होगा और वो काफ़ी दिन तक याद भी रहेगा। उसके बाद देखिए गोमती। गोमती एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, झील से निकलती है, और गोमती के ही किनारे लखनऊ शहर भी बसा हुआ है, वो भी आके यूपी में मिलती है। और सबसे जो गंगा की बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है, बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री से, और ये आके प्रयागराज में मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। लोग यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं और इसे इलाहाबाद भी कहते हैं।
त्रिवेणी संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता था, पर अभी सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, तो वहाँ मुख्य रूप से गंगा और यमुना का संगम स्थान है। अब आप समझ गए उत्तराखंड में। और ये जो यमुना नदी है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है और जाके गंगा में मिलती है। और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, सींध, बेतवा, केन। समझ गए? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, सींध, बेतवा, केन। अब आप समझ गए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तराखंड में है, कितना है? 1450 किलोमीटर। और यमुना नदी जो है वो बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो जाके प्रयागराज, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आप जानिएगा, देखिए झारखंड के बारे में हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसलिए क्योंकि वो कुछ ही राज्यों को छू के जाके बांग्लादेश में, ये पश्चिम बंगाल में मिल जाती है गंगा, तो इसीलिए हम जो है झारखंड का नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे बिहार का। और बिहार में गंगा नदी तंत्र के बारे में अलग से भी हम वीडियो बना देंगे। ज़्यादा अगर हम बताने लगे पूरी डिटेल से तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब आप जानिएगा बिहार में, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जान लिए, अब आप जानिएगा बिहार के बारे में। देखिए बिहार में इसका क्षेत्रफल 445 किलोमीटर है। और देखिए ये बिहार से, ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये गंगा नदी है। अब देख लीजिए गंगा नदी इधर से जा रही है इस तरह से, तो ये ऊपर से जो आने वाली नदी है ये हो गया बाई नदी और इधर से जाने वाली नदी जो है ये दाई नदी है। तो देखो ये जो बाएं तरफ से आता है घाघरा, ये आता है उत्तर प्रदेश से है, लेकिन बिहार में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए छपरा में मिल जाती है। यही घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, यही सरयू जिसके तट पे अयोध्या शहर बसा हुआ है। उसके बाद ये गंडक, गंडक जो है आती तो नेपाल से है, लेकिन चंपारण में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और आके पटना में मिल जाती है। दूसरी है ये बूढ़ी गंडक, बिहार में सबसे तेज गति से आने वाली नदी ये बूढ़ी गंडक है। नाम ही सिर्फ इसका बूढ़ी है, लेकिन काम ये नौजवान वाला करती है। ये आके मिलती है खगड़िया में। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा, यानी देखो ये जो गंगा नदी है ये बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो ये जो सोन नदी है ये भी नेपाल से आती है बहते हुए। तो देखो इसमें क्या है कि ये सबसे ज़्यादा बिहार में तबाही मचाती है, बाढ़ के लिए ये जानी जाती है और अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। अब हम बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि सोन नदी में, सॉरी बेटा, सॉरी गलती हो गया, ये कोसी नदी है, हम सोन नदी लिख दिए। सोन यहाँ है जो दक्षिण से बहती हुई जाती है, ये कोसी नदी है, गलती हो गया था, सॉरी। तो अब हम आपको बताएंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक और भारत का शोक क्यों कहा जाता है और सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने के लिए ये क्यों जानी जाती है और सबसे ज़्यादा बाढ़ भी इसी नदी से क्यों आता है। तो देखो कोसी नदी जो है ये ऊपर से आती है, पर्वतीय क्षेत्रों से आती है, तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद, सिल्ट, बालू लेके आती है और जगह जगह जमा कर देती है, जिससे क्या होता है इसके धारा में रुकावट आती है, अवरुद्ध आती है। और उसके बाद रुकावट जब आएगी तो ये अपनी रास्ता तो बदल ही देगी ना, बदल देगी और पानी जो है वो ओवरफ्लो होके क्या होगा, उस इलाकों में बाढ़ लाएगा। इसलिए उत्तरी बिहार जो है बरसात के समय में सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है ये दार्जिलिंग से आती है महानदी और ये भी पश्चिम बंगाल में ही जाके मिलती है, लेकिन बिहार को भी टच करते हुए जाती है। और ये जो कोसी नदी है ये कटिहार में मिलती है। अब देखिए दक्षिण बिहार से मिलने वाली नदी ये है कर्मनाशा। हम ज़्यादा डिटेल से बिहार के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और ये है सोन, यही सोन के और गंगा नदी के संगम पे पटना शहर बसा हुआ है। पुनपुन फिर मिलती है गंगा से, फिर फाल्गु नदी मिलती है गंगा से। और ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से दो मुख्य नदी निकलती है, एक तो सोन और दूसरी नर्मदा। सोन जो है वो उत्तर की और जाते हुए गंगा नदी से मिल जाती है और नर्मदा जो है वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अब आप बिहार में गंगा नदी तंत्र को समझ लिए और अब आप चलिएगा पश्चिम बंगाल में, वहाँ हम आपको बताएंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में।
तो आप बिहार में गंगा नदी तंत्र को समझ लिए। बिहार में मुख्य रूप से वो 12 जिलों को टच करती है और बिहार में ही आप देखे थे महानंदा नदी को, महानदी भी इसे कहते हैं, जो कि बाईं ओर से आने वाली गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। अब देखिए, ये जब बंगाल में प्रवेश करती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। अभी तक आप देखें कि कुछ सहायक नदी फिर उप सहायक नदी जाके मुख्य नदी से जब मिलती है, तो लेकिन अब आप देखिएगा कि जो ये मुख्य नदी है गंगा, ये बंगाल में आके, पश्चिम बंगाल में आके 2 भागों में बट जाती है, जिसे वितरिका कहते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि सहायक नदी आके जो मिलती है तो वो तो सहायक नदी हुआ, लेकिन जब मुख्य नदी 2 भागों में बट जाए तो उसे कहते हैं वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। अब देखिए, ये जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में आके 2 भागों में बढ़ती है, तो एक तो होती है हुगली और एक गंगा के ही नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ये पद्मा कही जाती है। और इस नदी को, जो ये नदी इधर जा रही है, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ, इसे हुगली भी कहते हैं और कहीं कहीं भागीरथी भी लिखा हुआ, भागीरथी हुगली नदी, जिसमें आके दामोदर नदी सहायक नदी मिलती है। वही दामोदर, जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह से दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना के चलते जो है अब बाढ़ जो है वहाँ नहीं आती है दामोदर नदी के कारण। और ये जो विभाजित होती है, ये फरक्का बांध के पास, फरक्का एक जगह है, वहीं पे ये 2 भागों में बट जाती है और ये अब प्रवेश करती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। तो वहाँ वो ब्रह्मपुत्र से इसका संगम हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और यहाँ से ये अपना नाम नहीं बदलती है। फिर ये मिलती है बराक नदी से, और तब जब बराक नदी में गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके जो बराक नदी से मिलती है, तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अब आप समझ गए, जब ये बराक नदी से मिलती है तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद ये नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में विलय करती है, विसर्जन करती है और वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसे सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पौधा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए, अब आप पूछिएगा डेल्टा कहते किसे हैं, तो डेल्टा जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर झील से या सागर से मिलकर जमा करती हैं, तो उस स्थान को, जहाँ जलोढ़ मैदान तैयार करती है, तो उस स्थान को हम डेल्टा कहते हैं और ये त्रिभुजाकार होता है। समझ गए बच्चों, डेल्टा को आप समझ गए। अभी तक आप समझे कि किस तरह से गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, फिर वो उत्तराखंड में, फिर वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, थोड़ा सा झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में मिलने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। अब आप आई होप अच्छी तरह से गंगा नदी तंत्र को समझे होंगे। इसके बाद भी आप किताब को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको ये अच्छा तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद बेटा।